करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। आपसे मेरा एक अनुरोध है, आप सबसे। अब आरोप ये भारत पे लगाया जा रहा है वोट चोरी का। जिस दिन अमेरिका में किसी ने कहा, तो भारत के एक 60 साल के यूथ आइकॉन है जो कहने लगे, देखो जी वोट चोरी का आरोप लग गया भारत पर। ये जो क्या टूल किट है, ये यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है। एक ये, और दूसरा इसने देखा था किस तरह से नेपाल में और श्रीलंका में, मॉरिटेनिया में, मॉरिशस में, बहुत से देशों में, बहुत नॉर्थ अमेरिका में भी, नॉर्थ अफ्रीका में भी, कनाडा में बहुत हद तक, यूरोप में बहुत हद तक जेन जी नौजवान लोग, आपकी उम्र के तिवारी साहब, सड़क पर उतरते हैं और तख्ता पलटते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप भारत को गाली देना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति से आपका विरोध है, आपको उसके खिलाफ जाना है, आप ये कहने लग जाते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हम पहले दिन ही हार गए थे, और वो भी किसी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री। भारतीय सेना पर तो गर्व करो भाई, कैसे भारतीय हो आप? जो कहते हैं कि जो हम माँ कहते हैं इस देश, अरे माँ से बगावत नहीं होती बेवकूफ विरोधियों। माँ से हम, ये हमारी परंपरा नहीं है, सनातनी परंपरा नहीं है कि हम माँ को गाली दें, माँ के पर खिलाफ लड़े। भारत माँ कहते हैं। अगर आपको तकलीफ होती है कहीं और चले, किसी और को अपना बाप बना दीजिए, माँ नहीं बनाना। ये तो मेरे लिए तो मेरी माँ है, हम माँ की पूजा करते हैं। कहते हैं ना बेटा, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको नहीं देखा हमने कभी, लेकिन इसकी जरूरत क्या होगी, कि भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन इसकी जरूरत क्या होगी, माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। क्या खूब सर, क्या खूब बड़ी बात आपने कही है। कितना खूबसूरत गीत है कि माँ तेरी सूरत से अलग। माफ कीजिए, माँ है मेरी। सॉरी, कई बार मैं इमोशनल। दोस्तों, देश की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर दीपक सर मौजूद हैं। दीपक सर, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपने वादा किया था और आप एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि आधा पठान हूँ, आधा सिख का बेटा हूँ। सीखनी थी मेरी बात, तो वादा निभाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। कोई भी कठिनाई सामने आ जाए, आगे बढ़ते हैं, हम पीछे हटना नहीं जानते, बता, और स्पष्ट रूप से बात करते हैं। आपके शो पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉपुलर है आप। थैंक यू कि आपने मुझे फिर से मौका दिया है। तो सर, आज कई चर्चा की बातें हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो सर, ट्रम्प की बौखलाहट क्या हो गया है? ट्रम्प तो अब पता चल रहा है कि भाई 500% टैरिफ लगाने की तैयारी भारत पर कर रहा है। एक नया कोई रशियन एक्ट लेकर आ गया है कि भाई रूस के साथ जो डील करेगा। दूसरा, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक में हलचल मची है। बांग्लादेश वाले पाकिस्तान से वो F-15 खरीदने जा रहे हैं, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा में उड़ा दिया था। ये दुनिया में सर चल क्या रहा है? सबसे पहले ट्रम्प का मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को, कि ट्रम्प की चाहत क्या है? वेनेजुला कर दिया है, अब अगला क्या करने वाला है वो? काश कि मैं जानता। ट्रम्प के अपने जो नजदीकी हैं वो मुझे कहते हैं, काश हमें मालूम होता कि ये बेवकूफ क्या करने वाला है। इसको कहते हैं सब मलिग्नेंट नार्सिसिज्म। ये नरगिसी पर्सनालिटी होती है, बट मलिग्नेंट, दूसरों को नुकसान करती है। अब आपको बताता हूँ, इसको मैं अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता हूँ। ट्रम्प पहले टर्म में तो इसने भारत की बहुत सराहना की थी जब हमने दवाइयां दी थी, जब चाइनीज महामारी ने अमेरिका पर आक्रमण किया था, तो हम लोगों ने रेमडेसिविर और पैरासीटामोल वगैरह इसको दिए थे, तो बड़ा खुश था, कहता मैं कभी नहीं भूलूंगा, भारत बड़ा महान देश है। मोदी साहब की बड़ी तारीफ करता था। वो हाउडी मोदी इवेंट हुआ, वहां पहुंच गया, फिर नमस्ते ट्रम्प अहमदाबाद में, वो मैं था वहां, मैंने देखा सब कुछ। तो एक तो था कि वो उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा स्टेबल था, शायद अपने कदम इसको पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी कहाँ कैसे रखने हैं, तो ध्यान से चला। सेकंड टर्म में इसके अंदर गुस्सा बहुत है कि आपने जो बीच में 4 साल मुझसे छीन लिए थे, वो मैं जितनी जल्दी हो सके वापस लाना चाहता हूँ। तो ये ट्रम्प के दिल में बहुत आक्रोश है, और वो कहता है कि अमेरिका को तो मैं महान बना देता, लेकिन बीच में जो जो बाइडेन साहब, जिन्हें मैं जो बुढ़न कहता हूँ, 90 साल का है, और आजकल तो कोई उसका पता नहीं, क्योंकि अस्पताल में पड़ा हुआ, उसको तो अपना कोई होश नहीं, अपना नाम भी याद नहीं है।
तो उसने कहा कि उसने बर्बाद कर दिया था अमेरिका को और अब मैं उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी-जल्दी करूँगा। अब वेनेज़ुएला का आपने प्रश्न उठाया है। बहुत देर से ये कहता रहा है मडूरो को कि आप देखिए ज़्यादा दोस्ती कर रहे हैं चीन के साथ, रूस के साथ, उनको तेल सप्लाई कर रहे हैं, ये सब बंद करिए क्योंकि मॉनरो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत 200 साल पहले जेम्स मॉनरो जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था यूरोप से कि टाइगर लोग, अफ्रीका और एशिया आपका, यूरोप आपका, दक्षिण अमेरिका मेरा बागीचा है, मेरा ये खेत है और अगर यहाँ आने की कोशिश करी तो मैं ठोकूंगा। तुमने अफ्रीका एशिया में जो करना है करो, यहाँ मत आओ। तब डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये मेरी डॉनरो डॉक्ट्रिन है कि अगर आप लोग जो दक्षिण अमेरिका में, आप तो मेरे चमचे हैं सब, आप तो मेरे पिट्ठू हैं, आप तो मेरे नौकर हैं और अगर आपने कुछ करने की कोशिश की जिससे मेरे लोगों को तकलीफ हो, मैं आपको ठोकूंगा। अब सवाल ये उठता है बेटा कि ड्रग्स तो जा रहे हैं, इतनी तादाद में नहीं, कोलंबिया से बहुत आते हैं, वो तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वेनेजुएला से इतने नहीं जाते। फेंटेनिल जो है वो मेक्सिको के थ्रू जाता है, चीन में जो बनता है। सवाल ये उठता है कि डिमांड को रोका जाए या सप्लाई को? क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत आदी हो चुके हैं ड्रग्स के। मैंने तो देखा है हर साल 2 बार जाता हूँ। तो ट्रम्प चाहता है कि सप्लाई को बंद कर दें क्योंकि डिमांड पर वो रोक नहीं पा रहा है, लगा पा रहा है। अब जो वो गया है वेनेजुएला के अंदर, उसने 2 संदेश पूरी दुनिया को दिए, खासतौर रूस और चीन को भी दिए। एक तो लैटिन अमेरिका के देशों को दिया कि टाइगर लोग, अगर तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से वैर मत करो। मेरे में इतनी क्षमता है, मैं ठोकूँगा। ना रूस ना चीन, वो दोनों बहुत तेल लेते थे वेनेजुएला से। मज़ेदार बात ये है कि वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे। दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं, तो उसमें जो वेनेजुएला को हटा दिया था, तो फिर वो तेल कैसे बेचेगा? तो फिर वो रात-रात के टैंक, जिसको शैडो फ्लीट कहते हैं, उसमें जाते थे और पैसे उसको कैसे आते थे? वो डॉलर तो खर्च कर नहीं सकता, डॉलर कोई उसको भेज नहीं सकेगा, तो फिर उसके जो पैसे उसको कमाने थे, वो रखे हुए थे उसने चीन में और रूस में और फिर उनका हथियारों के लिए प्रयोग करता था वो। आर्म्स फॉर ऑयल, ये उसकी पॉलिसी थी वहाँ पर। तो ट्रम्प साहब ने ये सोचा कि देखिए अब मुझे एक संदेश देना है पूरे दक्षिण अमेरिका को और उसके ज़रिए पूरी दुनिया को कि मैं जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। शर्म अल शेख में ये गया था जब गाज़ा की पीस डील हुई थी, तो वहाँ के यूरोप के लीडर इसके पीछे खड़े थे, बाकी कुछ लीडर सामने थे। ना इज़राइल था, ना हमास वाले थे, बाकी कुछ लोगों ने उस पे हस्ताक्षर किए थे पीस डील पे, वो ठप हो गई एकदम। और उस समय ट्रम्प ने जब बोल रहा था, तो उसने सबके सामने, कैमरा के सामने और अपने पीछे देखते हुए बोला यूरोपियन लीडर्स को कि देखिए, दुनिया में अगर कोई है, तो मैं हूँ। आई एम द ओनली वन हू मैटर्स, आप सब बेकार के लोग हैं। तो ये ट्रम्प की पॉलिसी है कि नॉट जस्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका द ओनली ग्रेट नेशन, और कोई ग्रेट नहीं हो सकता। मैं हूँ इस दुनिया का शहंशाह, जो मैं कहूँगा आप सबको लाइन में जाना है। तो अगर भारत से नाराज़ है, वो इसलिए कि हम उसकी सुनते नहीं हैं। उसने बहुत कुछ कहा मोदी साहब के बारे में, अभी हाल ही में उसने कहा था एक रिपब्लिकन मीटिंग में कि जब मैं पावर में आया दूसरी बार, तो मोदी साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा, "सर, मैं आ सकता हूँ?" मोदी साहब ऐसी बातें नहीं करते, वो मिस्टर प्रेसिडेंट कहा होगा, सर नहीं कहा होगा। चलो कह भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, पोलाइट तरीका है। सर मैं आ सकता हूँ, मैंने कहा हाँ, आ जाओ। फिर वो आए, सर मैंने वो हेलीकॉप्टर आपसे खरीदे थे, पैसे दे दिए, आप मुझे जल्दी भेज दीजिए, ये मेरे इंजन्स में दिक्कत हो रही है फाइटर जेट्स की, उसमें मेरी मदद, सर प्लीज मेरी मदद। ये ट्रम्प को जो मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म है, अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, अपने आप को कन्विंस करता है कि मैं दुनिया का एक ऊपर अल्लाह है, जैसे वो पाकिस्तान के बेवकूफ प्रधानमंत्री ने शर्म अल शेख में ही कहा था, और धरती पर मैं हूँ। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको समझने के लिए 3 इसकी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स। 1, अपने आप से मोहब्बत करता है, नो क्वेश्चनेबल। दूसरा, अपने देश से ये मोहब्बत करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरी चीज इसके बारे में समझने की जरूरत है, अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाना चाहता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका बना था। पहले विश्व युद्ध के बाद भी अमेरिका उभरना शुरू हो रहा था, उस जमाने, उस दौर पे जाना चाहता है वापस। बाकी दुनिया लड़े मरे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप तो खत्म हो गया था, वो तो अमेरिका ने मार्शल प्लान में पैसे वैसे दिए उनको, जापान को दिए, इधर दिए उधर दिए, फिर उनको उभरने दिया, पैसे वापस भी लिए, सूद भी लिया। तो ये चाहता है कि अब सारी दुनिया ये समझ जाए कि टाइगर, अमेरिका से पंगा मत लो, अमेरिका इज बैक, मैं वापस आ। ये 3 चीजें जरूरी समझने की। अब भारत को क्या करना चाहिए? हम भी खुददार देश हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारा, क्या करेगा? 500 लगा दे, 1000 लगा दे, 10,000% लगा दे, लगाना है तो लगा दे।
एक चीज़ आपको मज़ा बताता हूँ और इसको बड़े सोच समझ के मैं कह रहा हूँ। मदुरो साहब से पे वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये दूसरे तरीके से जीता, फिर जो जिसको इसने हराया था, ट्रम्प बोला कि जी मैं उसको स्वीकार करता हूँ एज़ तू कौन होता है कि तू उसको स्वीकार करता है एज़ प्रेसिडेंट? कोलंबिया के लोग वेनेज़ुएला के लोगों ने वोट किया है। तो इसने वोट चोरी का आरोप लगाया था, आपको याद होगा। उसके हाँ, बाद वोट चोरी का आरोप लगा था पाकिस्तान का वो जो क्रिकेट खिलाड़ी है इमरान खान, इमली खान। इमली खान पे लगा, वो जेल में बैठा हुआ है। उसके बाद वोट चोरी का आरोप लगा था, वो जो श्रीलंका में पक्षे जो होते थे 2 भाई, उन पे लगा। दोनों भाग हुँ, गए वहाँ से, निकाल दिया गया। और अब चौथा इल्ज़ाम लगा था शेख हसीना पे। उसको क्या हुआ ये भी जानते हैं। अब सर करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। आपसे मेरा एक अनुरोध है, आप सबसे। अब आरोप ये भारत पे लगाया जा रहा है वोट चोरी का। जिस दिन अमेरिका में किसी ने कहा तो भारत के एक 60 साल के यूथ आइकॉन है जो कहने लगे देखो जी वोट चोरी का आरोप लग गया भारत पर। हुँ, ये जो क्या टूल किट है ये यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है। एक ये और दूसरा इसने देखा था किस तरह से नेपाल में और श्रीलंका में, मॉरिटेनिया में, मॉरिशस में, बहुत से देशों में बहुत नॉर्थ अमेरिका में भी, नॉर्थ अफ्रीका में भी, कनाडा में बहुत हद तक, यूरोप में बहुत हद तक जेन ज़ी नौजवान लोग आपकी उम्र के तिवारी साहब सड़क पर उतरते हैं और तख्ता पलट होती है। तो ये जो 60 साल का यूथ आइकॉन है इसने भी जेन ज़ी को कहना शुरू कर दिया। तो भारत पर ये प्रेशर डालेगा, पॉलिटिकल प्रेशर, उसके तो चमचे बहुत हैं यहाँ, और इकोनॉमिक प्रेशर, हुँ, मिलिट्री प्रेशर नहीं डाल सकता। इसको पता है कि इसकी सेना अगर भारत में आई तो पिटेगी बुरी तरह से। वेनेजुएला छोटा सा देश है, अपनी हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसने पूरे वहां के सिस्टम्स जैम कर दिए थे। रेडार वाले देख रहे थे आसमान तो बिल्कुल साफ है, जबकि वहां पे 150 हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। ये बड़ी कॉमन चीज है अब साइबर वॉरफेयर, हमारे पास भी ये क्षमता है। किसी के रेडार को आप जैम कर दें उसको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच गई है कि इंसान अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, अपना दिमाग तो यूज नहीं करता। ये अमेरिका की ताकत है और अमेरिका की कमजोरी भी। अगर उनके सिस्टम को किसी ने जैम कर दिया तो वो तो पागल हो जाएंगे। सो ये बड़े दिलचस्प साल है। 2026 इज द ईयर ऑफ द हॉर्स। और जो साल घोड़े का होता है इतिहास में, ये तिब्बत में या चाइना में, जापान में उसे मानते हैं द ईयर ऑफ द हॉर्स। वो बड़ा खतरनाक होता है। मेरा अपना मानना है कि यूक्रेन का जंग था या गाजा में जो हुआ था 2023, 24, 25 में, खासतौर से पिछला साल, गुजरा हुआ साल, वो तो एक पार्टी रहेगी जो आप 2026 में देखेंगे। अभी तो सिर्फ आपने वेनेजुएला पर देखा, अब अगला टारगेट ईरान है, ये भी आप देखिएगा। वो गुस्टावो पेट्रो जो है कोलंबिया वाला, जिसको बहुत गाली देता था ट्रम्प, वहां बहुत हाँ, प्रोडक्शन है, उसको व्हाइट हाउस में बुला लिया। अच्छा टाइगर चाय पियेंगे, जैसे वो पिंजरे वाली मुनिया जो है, मुन्नी बाई जिहादिस्तान का, उसको भी बुला लिया था कि चाय वाय पिलाएगा, फिर बोलेगा "अरे, कितना अच्छा आदमी है, मेरा दोस्त है"। वो एक गुरिल्ला फाइटर होता था। फिर उसने हथियार टेक दिए और फिर वो इलेक्शन लड़ा और फिर बन गया है राष्ट्रपति कोलंबिया का। और बहुत, मैं गया हूँ, मैं जानता हूँ, मिला हूँ, जानता हूँ मतलब सेंस, हाथ मिलाया है, सुना है उसको। तो वो मुझे लगता है कि बड़ा ही ईमानदार आदमी है, बड़ा पॉपुलर आदमी है। और फिर ट्रम्प को लगता है कि अगर मैंने उस पे भी हमला किया तो फिर कोलंबिया के लोग बगावत करेंगे। ये सही है कि ड्रग्स वहां से आते हैं। तो उन्होंने 45 मिनट की जो फोन कॉल की, ट्रम्प कहता है मैंने कहा ड्रग्स कैसे रोकें, ये करेंगे वो करें, तो बड़ा अच्छा आदमी है। मुझे डर लगता है जब कोई ट्रम्प अगर मुझे कहे ना कि एम्बेसडर दीपक बोरा बड़ा अच्छा आदमी है, मैं तो जाके छुप जाऊंगा कहीं ये क्यों बोल रहा है। इसके बाद ये क्या करेगा, कोई भरोसा। अब इसको व्हाइट हाउस में, मजा तो देखने वाली बात ही होगी तिवारी साहब, अगर व्हाइट हाउस में इसको बुला के वहीं गिरफ्तार कर ले, फिर तो दुनिया पागल हो जाएगी, कोई अमेरिका जाएगा ही नहीं। ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आर्थिक व्यवस्था में कुछ ज्यादा उसकी जानकारी नहीं है। मिलिटरीली जानता है ये ना, उसने कहा था ना कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी, हमने वहां अंधेरा कर दिया था, लाइटें बुझा दी थी। ये तो बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर सिस्टम जिस देश में ज्यादा होते हैं, जैसे वेनेजुएला में डिफेंस के लिए थे, अब कहते हैं कि रूस के जो हथियार थे वहां पे S-300, S-400 मिसाइल, एंटी मिसाइल या क्या, एंटी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, वो फेल हो गए। वो फेल नहीं हुए थे, वो चले ही नहीं, क्योंकि जो कंप्यूटर कंट्रोल था उसको आपने खत्म कर दिया था, उसमें आपने अपना वर्म या वायरस डाल दिया था, वो तो चला नहीं सका कोई। सो ये चीजें हैं और अब भारत भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है, ताकि अगर यहाँ पर कुछ पंगा लेने की कोशिश की तो हम जवाब देंगे। एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं सामने झुक के बता रहा हूँ,
जो विदेशी है मेरे दुश्मन है बेटा। मैं तो आपको मालूम है कहाँ-कहाँ काम करता हूँ, कहाँ जाता हूँ। हाँ। विदेशी दुश्मनों से मैं निपट लूँगा। देश के अंदर जो दुश्मन है, उनका मैं क्या करूँ? ये जवाब आपने देना है। आजकल यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे जो हम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, मेरा ये मानना है, अनुरोध है, देखिए आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन भारत से दुश्मनी क्यों करते हैं? जब भारतीय होते हुए इस देश के अगेंस्ट क्यों काम करते हैं? मैं तो यहाँ लिखता हूँ आई एम अ नेशनलिस्ट, मैं राष्ट्रवादी हूँ। गर्व से कहता हूँ, आप भी राष्ट्रवादी हैं। चाहता हूँ कि 140 करोड़ ऐसा एक लेवल पे आने की मैं राष्ट्रवादी हूँ। ट्रंप तू अपने देश में बैठा रहे, यहाँ आने की कोशिश मत कर। आएगा इस साल भारत में। अच्छा हो ना आए, बट मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएगा, वो क्वाड वॉड की मीटिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा। सो वी आर इन फॉर, जैसे कहते हैं कि बड़े दिलचस्प समय हमारे सामने आ रहा है। फिर लोग कहते हैं कि तेल के लिए गया है वेनेजुएला, मेरा नहीं मानना है। चीन और रूस को तो वेनेजुएला ने बहुत पैसा देना है अभी, जो उसने तेल, उन्होंने जो हथियार वगैरह दिए, कुछ हद तक तो तेल गया था, बाकी तेल नहीं गया। बहुत डेट है उसके ऊपर, दूसरे देशों पे डेट है, अमेरिकन कंपनीज के ऊपर डेट है। ये तेल की बात नहीं। फिर वो ट्रम्प कहता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तेल का खत्म हो गया है, 1 मिलियन बैरल्स रोज का बनाते हैं। अगर आपने उसको 2, 3, 4, 5 मिलियन बैरल्स पर लाना है, क्योंकि वहां पे नेचुरल रिसोर्स, ऑयल रिसोर्सेज बहुत है, दुनिया के सबसे ज्यादा है, 5 साल लगेंगे, पैसा लगेगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? अभी तो बहुत कम उत्पादन है, लेकिन ये मेन एम नहीं है। मेन एम डोमिनेंस है, पॉलिटिकल डोमिनेंस, दिखाने के लिए कि देखिए मैं हूं, मुझसे पंगा मत लो। तेल वेल तो फिर चलता रहेगा 4-5 साल तक। क्या होता है किसने देखा है। सो मेरा मानना है कि अब तख्ता पलट हो गई है। वहां पे वो जो मैडम थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ट्रम्प ने कहा कि ये अच्छी कैंडिडेट नहीं है, लोकप्रिय नहीं है। जब उसने कहा अच्छी कैंडिडेट नहीं है, मैं समझ गया कि वही आएगी। ये उसका इसका दांव पेच होता है। कहता कुछ है और फिर करता कुछ और है। सो देखिएगा वेनेजुएला में ये होगा। हमारे अपने एशिया में आप देखेंगे चीन अब हमला नहीं करेगा ताइवान पर, क्योंकि उसने देख लिया कि ट्रम्प ठोकेगा मुझे। वो बोला उसने बहुत कुछ वेनेजुएला के, ये कर दूंगा, हाँ। वो कर दूंगा, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो रूस ने भी कहा। रूस के ऑयल टैंकर रशिया के नहीं है, बट रशिया फ्लैग्ड है। ये फ्लैग ऑफ कन्वीनर, किसी भी देश का आप झंडा लगाए, उनको उन्होंने सीज कर दिया है। काफी देर से उनके पीछे पड़े हुए थे। रूस ने क्या बोला, यार देख टाइगर, यार ऐसे मत किया कर यार, हम तो दोस्त हैं यार, हम तो भाई हैं। तो उसने फैसला क्या किया रूस के साथ, मैं तुझे गाली दूंगा, लेकिन यूक्रेन तेरा, जो लेना है ले ले, दक्षिण हाँ। अमेरिका मेरा, वहां पंगा मत ले। सर, बाकी जो देश है, कई बड़ी बातें मुझे समझ आई आपकी बातों से। एक तो आप जो कह रहे हैं कि 2026 ट्रम्प की बेवकूफी की वजह से खतरे का साल बन गया है। दूसरा ये कि जो आपने मुद्दा कहा सर, सही बात है। भारत के अंदर भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं और पहले हुई हैं। लेकिन देखिए तो सही सर, अब भारत के अंदर कैसे आप और हम जैसे राष्ट्रवादी लोग जो कहीं न कहीं देश के हित में खड़े हैं, कुछ लोग तो मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगते हैं। लेकिन सर ये भी सच है कि 2024 के बाद कैसे अमेरिका के उस एजेंडे को नरेंद्र मोदी ने 100 फीट जमीन के नीचे गाड़ने का काम कर दिया। जहां-जहां जाइए एक अलग ही इकबाल बुलंद हो रहा है। वो तो सब हवा में उड़ गए सर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के अंदर अमेरिका से कोई पट्टा यहाँ साजिश रचेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, भारत के पड़ोस में जो हो रहा है सर, वो ज्यादा चिंतित है। मैं समझाता अमेरिका हूँ तो आप। अपना करता रहेगा। 20 दिन में 6 हिंदुओं की बांग्लादेश में मौत हो जाना। मैंने अभी खबर पढ़ी कि मंदिरों में घंटियां नहीं बज रही हैं, शंख नहीं बज रहे हैं, पुजारी डरे हुए हैं, कोई हाथ में कलावा तक नहीं बांध रहा है। ये कैसी सिचुएशन सर क्रिएट हो गई है आज? पूरी दुनिया में इकलौता मेरी हिंदुस्तान ऐसा देश है, जहां हिंदू मेरी सुरक्षित कलाई है। देख लीजिए, मेरी कलाई देख लीजिए, कितने सारे हैं। मुझे गर्व है, ये मेरे गुरुओं ने मुझे दिए हैं, मेरी रक्षा के लिए, मेरी आत्मा की रक्षा के लिए, मेरे जिस्म की रक्षा के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। एक तो है जिहादिस्तान। अमेरिका उसको, उसका इतना प्रयोग नहीं करता था जितना चीन करता है। उसको बनाया चीन ने, अमेरिका ने नहीं बनाया। चीन ने उसको बोला कि मैं इतने पैसे दूंगा, ये दूंगा। अमेरिका ने तो 2-4 हथियार उसको दे दिए थे, लेकिन ज्यादा पैसे पूंजी निवेश चीन ने, कि वो सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ठप हो गया, मर गया, वो पैसे लगाए थे चीन ने, क्योंकि चीन चाहता था इस कॉरिडोर से अरेबियन सी
तक उसको मिले, ताकि तेल एनर्जी जो उसकी ईरान से आती है, वेनेजुएला से, वो पाइपलाइन के जरिए ले। पाइपलाइन बनाई है लेकिन बलोच उसको रोज उड़ा देते हैं पाइपलाइन को। तो ये उसकी एक बड़ी समस्या थी। तो उसने पाकिस्तान को बढ़ावा दिया, क्योंकि चीन हमसे कई बार, उनके राजदूत मुझसे कह चुके हैं जो मेरे मित्र हैं, कि अम्बेसडर साहब हम तो एशिया को निगल गए होते, आप चट्टान बन के हमारे सामने खड़े हैं, हम आपको पसंद नहीं करते हैं। साफ ज़ाहिर है कि जब आपका लक्ष्य ये है कि एशिया को खाना, उसके बाद दुनिया पे अपनी हुकूमत जमाना, और कोई आपकी मुखालफत करता है तो आप उसको पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए भारत के साथ उनको गुस्सा है। बांग्लादेश की जो आपने बात की है, ये बड़ा दिलचस्प कहानी है। मुझसे कुछ लोग कहते हैं देखिए भारत ने उनको आज़ादी दिलवाई, उनको वो तो बड़े एहसान फरामोश निकले। तिवारी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स में आभार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये पहला लेसन हम लोगों को दिया जाता है डिप्लोमेसी में। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर था, उसको वहां के मजियार लोग, हंगेरियन लोग बहुत ठोक रहे थे, शहनशाह बहुत मारा उसको, और वो अलग होना चाहते थे। तो फिर जो शहनशाह था ऑस्ट्रिया हंगरी का, उसने रूस के जो राजा थे उनसे कहा कि टाइगर मेरी मदद कर, मेरा तो साम्राज्य टूट रहा है। अब उस जमाने में कोई किसी का भाई था, भतीजा था, ससुर था, दामाद था, सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे। तो रूस ने अपनी फौज भेजी और मजियार लोग, हंगेरियन लोगों को ठोक के उसको बचा लिया। बाद में उसके विदेश मंत्री फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग से किसी ने कहा, अब तो हमेशा के लिए आप रूस के आभारी रहेंगे। उसने कहा, ऑस्ट्रिया कितना बड़ा एहसान फरामोश होगा, सारी दुनिया देखेगी। तो आभार नाम की कोई चीज नहीं होती। ये मत कहिए कि उसने हमने उनको आजादी दिलवा दी और कमीनों को देखो क्या कर रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार इसलिए हो रहा है कि ये जो गधा वहां आया हुआ है, अमेरिका भी इससे नाराज हो गया। 90 साल का है ये। अमेरिका ने भेजा क्यों था? शेख हसीना को तो भगा दिया आपने, इसको भेजा ना, इसको किसी ने इलेक्ट किया। ये हिलरी का शायद खनसामा होता था, या धोबी था, या गेटकीपर था, कुछ था। नोबेल पुरस्कार देके यहाँ भिजा दिया उसको, और यहाँ पे अब ये बन गया है चीफ एडवाइजर अंतरिम सरकार का। लेकिन अब इसको चस्का लग गया है कि मैं नेता हूं। देशों में जाता है, भागता है, मिलता है, वहां पे उसकी लोग बड़ी तारीफ करते हैं एटसेट्रा, क्योंकि इसने डिक्टेटर को निकाल दिया। ये कहानी सुनाई जा रही है एक डिक्टेटर का, जबकि बांग्लादेश के लोग कहते हैं यार कम से कम, चलो वो तानाशाह थी लेकिन कम से कम स्थिरता तो थी, आर्थिक विकास तो था, कुछ नहीं है। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, मैं आपसे तिवारी साहब सीधा पूछना चाहता हूँ, अमेरिकन लोगों के दिल में तकलीफ होती है कि 7, 10, 20, 50 हिंदुओं को मार दिया? फ्रांस में तकलीफ होती है, सऊदी अरेबिया में तकलीफ होती है, साउथ अफ्रीका में होती है, अर्जेंटीना में होती है, किसी में नहीं होती। हमको तकलीफ होती है क्योंकि हमारे धर्म के लोग हैं। ये क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इसको उकसा नहीं रहा, ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए कर रहा है। ये चाहता है कि हिंसा हो, फिर मैं सारी दुनिया से कहूँ देखो जी मैं इलेक्शन कैसे करा सकता हूँ, यहाँ देखो तो कितना वायलेंस हो रही है, जबकि इसने ऐलान किया। तो ये इसकी एक चाल है। ये खुद भी बहुत बड़ा जिहादी है। और कुछ पाकिस्तानी जो मेरे दोस्त हैं, सुनिएगा इसको, जो राजदूत रह चुके हैं, पाकिस्तान के जो राजदूत रिटायर हो जाते हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं जाते, वो तो विदेशों में बस जाते हैं, पैसा वैसा लूटते हैं अपने देश का। वो मुझसे कहते हैं कि 71 में तो हम तो इन बंगालियों की नस्ल बदलना चाहते थे, इनकी औरतों का बलात्कार करके। आप लोग भारत ने आके हमें रोक दिया, अब ये खुद कह रहा आइए हमारी नस्ल बदलिए, तो ये मौका तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है, और अमेरिका जो है वो बस देख रहा है कि अब इसका जो यूजफुलनेस थी वो खत्म हो गई है, वो भी पनाह नहीं देंगे, पता नहीं कहाँ भागेगा। चीन भी अब कह रहा है कि देख यार तूने तो कुछ किया नहीं, तू कभी मेरे साथ बिस्तर में घुस जाता है, कभी रजाई लेके अमेरिका के पास चला जाता है, तेरे पे हमको भरोसा नहीं है। अब बचता है भारत, हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। पहला होता है डिप्लोमेटिक प्रेशर, कूटनीतिक दबाव, तो हमने डाला है, बहुत डाला है। अंतरराष्ट्रीय दबाव हमने डाला है। आर्थिक पे अब हम आ गए हैं, और आर्थिक दबाव क्या होता है? 50-55 नदियां हैं जो भारत में शुरू होती हैं और बांग्लादेश में जाती है, पानी बंद कर दिया तो गंगा का जो अग्रीमेंट है वो दिसंबर में उसको फिर से उसके बारे में खत्म हो जाएगा, उसके बारे में रीनेगोशिएट होगा, उसको बंद कर दिया तो खाने पीने की जो चीजें दे रहे हैं, चावल तो हम दे रहे हैं बांग्लादेश को, वो अगर हमने बंद कर दिए तो, ऊर्जा जो हम दे रहे हैं वो बंद कर दिया तो, और फिर जो हम पूंजी निवेश वहां करें, और तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है वो कोई एक पैसा भी नहीं लगाएगा। सोमालिया में कोई फूटी कौड़ी नहीं लगाएगा क्योंकि स्थिति स्थिर नहीं है। तो अगर ये हुआ तो फिर क्या होगा? तो ये दबाव, और आखिर में तिवारी साहब 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव मंजूर किया था, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। मान लीजिए कोई देश है जहां की सरकार अपने नागरिकों को या विदेशियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो फिर कहते हैं कि
किसी भी देश को अधिकार है अंदर जाके उन लोगों की रक्षा करे। लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी ने क्या बोला था अपने सिपाहियों से कि जो लोग हमें बगावत करते हैं, बागी हैं, ये कॉकरोच है, मार डालो इनको, घर-घर में जाओ मार डालो। बस यही तो मौका चाहिए था अमेरिका को कि देखिए ये तो मार रहा है लोगों को, अपने लोगों को, तो मैं जा रहा हूँ उनको हुँ, बचाने। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। ये डॉक्ट्रिन जो है, अभी तक सिर्फ अमेरिका और नेटो ने इसका प्रयोग किया है। अगर मुझे प्रयोग करना पड़े, आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अंदर जाना पड़ेगा अपने लोगों को बचाने के लिए। और ये चिकन नेक की जो बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। हमने वहाँ पे दिखाने के लिए अपने और लोग बिठा दिए चिकन नेक को हल्के-हल्के हम चौड़ा करते जा रहे हैं। कंगला देश नहीं, क्या नाम है इसका? कंगला ही तो है ये देश, बंगला, कंगला जो भी है। तो इसके पास तो कुछ है नहीं। तो इसके अपने हैं 2-3 डक नेक, उसको हमने काट दिया तो ये तो बहुत परेशान हो गया। गधा है, बकवास करता है, फौज की ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, दिखावे के लिए। सो अब ये पाकिस्तान से ये जहाज खरीदेगा जिनको जो उड़ते हैं और गिर जाते हैं, पैसा कौन देगा इसको? पैसे तो इसके हुँ, पास है नहीं। पाकिस्तान पैसे के बिना देगा नहीं। सो लेट्स सी, ये तो कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है। ओह! ओह! ये हो गया, वो हो गया। अरे आने तो दो उसको। उसने कुछ हिमाकत की हमारे बॉर्डर पर कि मैं जी ये कर दूँगा, फिर नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। वहाँ के लोग कहते रहते हैं, टाइगर आप तो इस्लामिक रिपब्लिक हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग मुसलमान हैं, नफ़रत करते हैं इस्लाम से। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप वो तो गए क्यों हैं वहाँ सर पे लगातार। सॉरी? मैं तो बहुत बार आप गया तो हूँ। सर लगातार गए हैं वहाँ पर। नफ़रत करते हैं वो लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग, क्रिश्चियंस हैं, तरह-तरह के कोई कोई कैथलिक्स हैं, कोई बैप्टिस्ट हैं, कोई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वो भारत से जो उनकी इस समय छवि भारत में है, जो उनको डेवलपमेंट मिल रही है, उसको क्यों छोड़ेंगे? तेरे पास क्या है उनको देने के लिए? तू तो खुद माँगता-फिरता कटोरा लेके अल्लाह के नाम पे दे दे, वो तुम लोग करते हो। तो आपका क्या ख़्याल है वो तेरे साथ जाएँगे? बल्कि आपके लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि देखिएगा हुँ, कितने वहाँ पे असम में घुसपैठी है ना बांग्लादेशियों को बाहर निकाले, क्यों आए थे मेरे पास? हाँ, क्योंकि आपकी आर्थिक हालत बड़ी ख़राब है। उनको आधा मैं कल भी कह दूँ कि बॉर्डर का फेंस मैं हटा रहा हूँ, वो तो आधी आपकी जनसंख्या दौड़ के मेरे पास आ जाएगी। क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत अमेरिका में इल्लीगल इमिग्रेशन इसीलिए कि पैसा है वहाँ पे। भारत में भी जो लोग आ रहे हैं क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत यूरोप में जाते थे आर्थिक स्थिति मजबूत थी। अब यूरोप की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो रही है, तो कम लोग जा रहे हैं। तो अमेरिका की तरफ दौड़ते हैं। कनाडा के साथ भी यही था, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही है। तो बेटा उसको बिल्लू भाई क्लिंटन जिनको मैं जानता हूँ इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी ने उनसे कहा कि आपको वोट क्यों करें? जॉर्ज बुश को क्यों नहीं? हुँ, तो उन्होंने बड़ा क्लासिक जवाब दिया, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड कि अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था भंग कर दी है बुश ने, मैं उसको वापस लाऊँगा। तो फिर वो आया, इलेक्शन लड़ी, जीत गया, फिर उसने तरह-तरह की चीज़ें की, कुछ महिलाओं के साथ पता नहीं क्या-क्या हुआ था वहाँ पर, मैं तो जानता हूँ कभी इस विषय में हमने बात नहीं की। सो जब तक आर्थिक व्यवस्था इन देशों की जो है मजबूत नहीं होगी तो वहाँ से लोग आएँगे। फाइनली चीन के 19 पड़ोसी हैं, सबके साथ संबंध खराब है। ये हमेशा होता है जब एक शक्तिशाली देश होता है, उसके इर्द-गिर्द जितने होते हैं वो बड़े अनकम्फर्टेबल होते हैं। अमेरिका के 2 हैं, एक कनाडा है, दूसरा मेक्सिको है, दोनों के संबंध उसके साथ ठीक नहीं है। रूस के भी जो पड़ोसी हैं वो भी उससे डरते हैं। सो ये हाँ, चीज़ें होती हैं ग्रेट पावर की, तो भारत है महाशक्ति को इसमें कोई डिनायल नहीं है। आर्थिक ताकत है, मिलिट्री ताकत है, कूटनीतिक ताकत है। भई हम ही तो थे जो गए थे रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने या पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच समझौता करने। नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन सारी दुनिया ने हमसे कहा, हम पे भरोसा किया। लेकिन ये जो छोटे-मोटे देश इर्द-गिर्द बेटा क्या कर सकते हैं? हम अपने पड़ोसी तो चुन नहीं सकते, दोस्त तो चुन सकते हैं। तो इनको डर लगता है भारत से, जबकि हमने कभी कुछ नहीं किया कि इनको डर रूस का आप यूरोप में देख लीजिए उदाहरण देता हूँ। क्यों हाँ, नफ़रत करता है? रूस से क्यों नफ़रत करते हैं यूरोप? रूस ने तो कभी हमला नहीं किया, बल्कि यूरोप से हमला हुआ। पहली बार 16वीं शताब्दी में वो स्वीडन का जो था चार्ल्स द 12th उसने हमला किया, उसके बाद नेपोलियन ने हमला किया, उसके बाद हिटलर ने हमला किया। यूरोप से रूस पर हमला हुआ है, दूसरी तरह से कभी नहीं हुआ। तो ये क्यों नफ़रत करें? डरते हैं रूस की हुँ, उभरती हुई ताकत से। ये डर है, डरते हैं भारत से। अरे टाइगर लोग, मुझे आपकी ज़मीन नहीं चाहिए। क्या रूस को ज़मीन चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। उसने कहा कि नेटो नहीं आए, मुझे फिर डर लग रहा है, फिर मैं हाँ, ठोकूँगा आपको। बस ये आप देखेंगे 2026 में अभी तो और जंग होगी और जंगें शुरू होंगी, 56 तो जंगें चल रही हैं दुनिया में। अभी जो लेटेस्ट टैली की गई है, अभी और होंगी, देखते जाइए। वेनेज़ुएला की भी जंग होएगी, उसके बाद देखिएगा क्या-क्या होता है। चीन भी कुछ ना कुछ कभी यहाँ उड़ान भरता है, कभी वहाँ करता है, वो भी देखिएगा।
मज़ेदार चीज़ें होंगी दुनिया में। और ये तो बड़ा अच्छा कि मेरी 74 साल की उम्र है, ज़्यादा जीना नहीं चाहता ये दुनिया में नहीं सर, आप बहुत जिए, हम तो यही भगवान से आपका आशा बेटा बड़ा करते हैं, क्योंकि जितना आप मैं जिएंगे उतना हमारे दर्शकों को आप उतनी जानकारियाँ दे पाएँगे और साथ ही पूरी दुनिया जिस तरीके से आप जानकारियाँ देते हैं सर, आपको आपके चाहने वाले करोड़ों दर्शक हैं, आप उनके लिए कम से कम ऐसा मत बोलिए, दुनिया आपको सुन रही है सर। लेकिन आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि जिस तरीके से रूस हो या भारत हो, हमारी कोई विस्तारवादी नीति तो नहीं है भाई। लेकिन हाँ, बिल्कुल, हमारी तरफ आँख उठाकर दिया देखा तो हम ठोकने से पीछे नहीं हटेंगे। एक बात मैं जो समझ पा रहा हूँ सर, कि पूरी दुनिया इस वक़्त नरेंद्र मोदी के तूफ़ान से डरी हुई है। मोदी जी रात में ठोक कर भी आ जाते हैं और सुबह टेबल पर बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमने यही तो किया था। पूरी दुनिया उथल-पुथल है, लेकिन भाई साहब ट्रंप ने सबको झुका दिया, मोदी जी नहीं हट रहे हैं। और इसके ये तो अलावा बिल पूरी दुनिया में जब सबकी अर्थव्यवस्था टूट रही है, सबके यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, कहीं गृह युद्ध, कहीं दूसरों से लड़ रहे हैं, उस वक़्त भारत तटस्थ खड़ा है और इकोनॉमिक बूस्टर के तौर पर पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी जी कर कैसे रहे हैं। मैं खुद ही कहता हूँ कि मैं तो अर्थशास्त्री हूँ। जो पश्चिमी देश हैं पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं वो सब कहते हैं भारत सब कुछ गलत कर रहा है। तो फिर मैं पूछता हूँ फिर ये तरक्की कैसे हो रही है? पूरी दुनिया तो पिछले साल या इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 2.3 2.4% आगे बढ़ेगी जीडीपी ग्रोथ, ये वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। हम तो 8 से ज़्यादा प्रतिशत ग्रो करेंगे। तो फिर मैं उन सभी से जो आलोचना करते हैं भारत की, मैं कहता हूँ कि हम फिर भी उभर रहे हैं, तो अगर इसे समझ सको, मुझे भी समझाना। मैं भी समझना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है, कि जो सारे पैरामीटर्स आप कहते हैं गलत हैं, लेकिन फिर भी उभर रहा है देश। बेटा वो डरते हैं और इज़्ज़त बहुत करते हैं। जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ जिसे हम कहते हैं, मैं तो जाता हूँ इस तरह 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ। वो कहते हैं कि भारत जहाँ 50 साल पहले था, आज हम वहाँ हैं। हम आपसे सीखना हुँ। चाहते हैं। बताइए आपने कैसे किया? लोकतंत्र को कैसे प्रोटेक्ट किया? डिक्टेटर तानाशाही के बिना आपने कैसे तरक्की की है? देखिए क्या हो रहा है। जो आता है यहाँ पर देश की राजधानी में मुंबई जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, सड़कें देखते हैं। कहते हैं यार ये क्या हो रहा है? आप लोग विकासशील कब से बन गए? आप तो विकसित देश हैं। मैंने कहा नहीं 2047 जो मैं यहाँ पहनता हूँ, हमारे पास वो लक्ष्य है, लेकिन 2047 तक हम इंतज़ार नहीं करेंगे। मैं 96 साल का हूँगा, मेरा इरादा नहीं है बुड्ढा इतना जीने का। हम लोग 2037 तक आपको करके दे देंगे एक विकसित भारत। 10 साल अहेड ऑफ शेड्यूल। आजकल तो हम चीज़ समय से पहले करते हैं। तो जो कुछ अफ्रीकन देश हैं, जो कहते हैं नहीं हमको यूरोप की तरह होना है, तो उनके लिए भी मैं गाना गाता हूँ बॉलीवुड का। अबे तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। मुझे देख, मैं तेरी मदद करूँगा। क्योंकि हम लोग किस हाँ, चीज़ में मदद करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चीन तो पैसे देता है और फिर पैसे खाता भी है, ब्याज बहुत लेता है। अब जिसके पास पैसे नहीं है वापस करने को, वो क्या करेगा? चीन क्या करेगा? फ़ौज भेजेगा। 150 देशों को तो उसने अपने बेल्ट एंड रोड क्या नॉनसेंस में लगा रखा है। 150 देश, वो कहते हैं जी हम तो वापस नहीं करेंगे, है ही नहीं। फिर क्या करेगा? उनकी ज़मीन लेके क्या करेगा? सो ये चीज़ें हैं, हमें बड़े सो हमसे भी बहुत दबाव हम पे दबाव था, ये आपके बुद्धिजीवी आप भी जॉइन करिए, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट रोड हमने कहा नॉट अ चांस हमें मालूम है चीन पे हम भरोसा नहीं करते। हाँ, संबंध हुँ, सुधारेंगे, लेकिन भरोसा नहीं करते। ट्रस्ट बट वेरीफाई। हर चीज़ हाँ, पे सोचिए कि ये क्यों कर रहा है। तो मैं अब कहता हूँ जो लोग देख रहे हैं आपका शो बेटा बहुत लोकप्रिय है आप, हम पे भरोसा करिए। हम तो चाणक्य की संतान है, इनके बाप को कूटनीति हम सिखा सकते हैं। हम जानते हैं क्या करना है और कैसे करना है। हमारी थ्योरियाँ बड़ी तगड़ी हैं, हमारी ताकत बहुत है। ओके? हुँ, आर्थिक ताकत, हमारी मिलिट्री ताकत, हमारी कूटनीतिक ताकत, सोशल ताकत, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन 60,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे देश में। 60,000 500 थी जब मेरा निर्माण हुआ था। व्हेन आई वाज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया तो 500 कॉलेज यूनिवर्स 15 लाख स्कूल हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। ये सुनामी देखो बेटा जो आ रही है, आप जैसे नौजवान जो आ रहे हैं, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, जो कहते हैं कि जो हम माँ कहते हैं इस देश अरे माँ से बगावत नहीं होती बेवकूफ़ विरोधियों। माँ से हम ये हमारी परंपरा नहीं है, सनातनी परंपरा नहीं है कि हम माँ को गाली दें, माँ के बरखिलाफ लड़ें। भारत माँ कहते हैं, अगर आपको तकलीफ होती है कहीं और चले, किसी और को अपना बाप बना लीजिए, अगर माँ नहीं बनाना, ये तो मेरे लिए तो मेरी माँ है, हम माँ की पूजा करते हैं। कहते हैं ना बेटा, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको नहीं देखा हमने कभी, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या होगी कि भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन इसकी हाँ। ज़रूरत क्या होगी, माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी?
क्या खूब सर, कितना क्या खूब बड़ी खूबसूरत, बात आपने कही है। कितना खूबसूरत गीत है कि माँ तेरी सूरत से अलग। हुँ। माफ कीजिए, माँ है मेरी। सॉरी, कई बार मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब भारत नहीं माँ की सर, बात। बिल्कुल क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीके से मैं तो हमेशा ये बात क्लियर कहता हूँ सर कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप भारत को गाली देना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति के लिए आप एक व्यक्ति से आपका विरोध है, आपको उसके खिलाफ जाना है। आप ये कहने लग जाते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हम पहले दिन ही हार गए थे और वो भी किसी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री। भारतीय सेना पर तो गर्व करो भाई, कैसे भारतीय हो आप? ये तो है ना सर, ये इतना आक्रोश है कि इतने सालों से हम सत्ता में नहीं है, हम चले गए और इसको हटाने का कोई सवाल नहीं है। भारत दौड़ता जा रहा है। अब देखिए 66-67 में बड़ी मजेदार चीज बताऊं। 66-67 में हमारे पास भारत में अकाल था, खाने को नहीं था हमारे पास। तो हमारी उस समय प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी कि भाई कुछ मदद करो। वो कहने लगे अमेरिकी राष्ट्रपति की भीख मांगने आई है। यार बेवकूफ ऐसी चीजें नहीं कहते, ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए। खैर उन्होंने आके कहा कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे, तो फिर हरी क्रांति हुई। उस समय हमसे कहा गया था बेटा कि सोमवार को मत खाओ क्योंकि अनाज बचाओ। 66-67 104 सोमवार मैं भूखा सोया हूं बेटा। माँ तो माँ होती है, कहती दीपक खा ले, नहीं माँ आपातकालीन स्थिति है, नहीं खाऊंगा। अब आपके भंडार में जो चावल है, जो अनाज है, 1 साल के लिए, सुनिए इसको, 1 साल के लिए आप पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और ये किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये आपके गांव वालों ने किया, किसानों ने किया है, आपके श्रमिकों ने किया। इतना भोजन है आज हमारे पास, तभी तो आप देखते हैं तो 80 करोड़ को हम सब्सिडाइज रेट्स पे भी दे रहे हैं, ताकि उनकी जो बचत होती है वो दूसरी जगह खर्च करती है। इकोनॉमी के पहिए तेज चलते हैं। जो इसकी आलोचना करते हैं बड़े बेवकूफ है। फिर नए नए इंडेक्स ले आते हैं, पॉवर्टी इंडेक्स। फिर जो पॉवर्टी इंडेक्स से हम आगे निकल गए, मल्टी सेक्टरल पॉवर्टी। ओ यार, और कभी तो मान जाओ कि तुम्हारे सारे अनुमान गलत हैं, भारत ने आप सबको झूठा साबित कर दिया, ये तो मान जाओ। वो नहीं मानेंगे। सर, तो ठीक है बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं क्योंकि वाक़ई ये चौंकाने वाली बात है और पूरी दुनिया आज देख रही है, इसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी देश के प्रधानमंत्री के आगे बड़े-बड़े नेता झुका लेते हैं ना सर, समझ जाना चाहिए कि भारत ने इन्हें तानाशाही से नहीं झुकाया है। उनको फार्मा पहुँचाया, उनको पानी पहुँचाया, उनको खाने की सामग्री पहुँचाई। जब-जब संकट में रहे, तब तक यहाँ भारत सीना तान खड़ा रहा और सबसे पूरी पहले दुनिया अपने एजेंडे के लिए यूज़ करती है, भारत नहीं। सबसे पहले भारत पहुंचता है आपातकालीन स्थिति। तुर्की में भी जो हुई थी, हम सबसे हाँ। पहले पहुंच गए। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप तो इतने करीब हैं, ये हैं, वो हैं। आप बताइए, वो तो उनका राष्ट्रपति गाली देता है। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा मैं राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा। उसकी मुझसे दुश्मनी है, लेकिन मेरी तुर्की के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हुँ। अगर वो गाली मुझे देता है, देने दो, वो उसका उसका आइडिया है। उसका हो सकता है उसका धर्म हो मुझे गाली देना, मेरा धर्म है उसकी मदद करना। तो ये सर मेरा हाँ, ख्याल है। क्योंकि समय आपने इतना ही आपका समय मिल पाया मुझे, लेकिन मैं आखिरी के सर छोटे-छोटे 2 सवाल अगर आप प्लीज़ उसे जल्दी से खत्म जी, कर जी, दें जी, तो। जी, जी, एक जी। तो सर क्योंकि आपने कहा कि अब चीन ताइवान की तरफ नहीं देखेगा, जो कि उसके 2027 के एजेंडे में शामिल था। तो उधर वो नहीं देखेगा क्योंकि अमेरिका से डर गया है। हाँ, अमेरिका लेकिन ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रहा है। वो किस तरीके से देखे? दूसरा, भारत की एक बेटी पाकिस्तान में फँस गई है। वो गई थी, इस्लाम धर्म अपनाया था, शादी-फादी जो की उसने, लेकिन वहाँ अब वो फँस चुकी है। सरबजीत कौर नाम है शायद। लेकिन अब उसे फिर ऐसी स्थिति में ये वो वहाँ गई है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी ऐसे देशों में जाकर, लेकिन भारत तो मदद के लिए अब क्या हो सकता है? मुझे आप समझाइए सर आखिर में इसमें हमारे बताता दर्शकों हूँ। के लिए। इसमें जो पहला पहला जो आपका प्रश्न है ग्रीनलैंड का, उसका बता देता हूँ। ट्रम्प चाहता है कि कहता है मेरी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूस और चीन के जो नौसेना के जहाज़ हैं, वो वहाँ मंडरा रहे हैं। वो ले लेगा उसको सर। डेनमार्क ग्रीनलैंड का एक बड़ा अनोखा स्टेटस है तो हिस्सा डेनमार्क का। छोटी सी बहुत बड़ा देश है, लेकिन आबादी बहुत कम है, और उसकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी डेनमार्क तय करती है। अब डेनमार्क कहाँ खड़ा होगा अमेरिका के सामने? अमेरिका पैसे वैसे फेंकेगा उसको, पहले उसकी आर्थिक व्यवस्था को भंग करेगा, फिर पैसे देगा और वो कहेंगे चलिए डेनमार्क की बजाय अब हम अमेरिका के चमचे बन जाते। ये होगा 2026 में। ट्रम्प ने लैटिन अमेरिका में कर दिया, अब कुछ वो एशिया में करेगा और फिर ये यूरोप में करेगा। दूसरा आपका प्रश्न है जो महिला फंस गई, बेटा ऐसे मामलों में क्या होता है, जब हमारे किसी नागरिक को
अब पता नहीं उसने नागरिकता बदली है कि नहीं। अगर हमारे किसी नागरिक को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जैसे वो मलाई वाला भी फँसा हुआ है विलायत में, वहाँ पे वो तो जेल में तो नहीं है, लेकिन वो दूसरा हीरा मोती, क्या नाम था उस बेवकूफ़ का? जो हीरो का व्यापार करता था, भाग गया, जेल में बैठा है। तो कभी ऐसा होता है, वो भारत का नागरिक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है, वहाँ के देश हमें बताता है कि भई आपके एक नागरिक को हमने कैद कर लिया। तो हम उसके पास जाते हैं, उससे मिलने, भाई तेरे को मारपीट तो नहीं पड़ रही, तेरे को खाना मिल रहा है, हम उसको उसको बाहर नहीं निकाल सकते। वो हमारा हमारी ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन हम कॉन्सुलर एक्सेस लेके कहते हैं भाई तू ठीक है ना, खुशहाल है, कुछ मैसेज देना है अपने परिवार को, हम देंगे, बाकी तो फिर कचहरी अपना सिस्टम, जो कानून है वो अपना सिस्टम फॉलो करेगा। तो ये मेरा ख्याल इस लड़की की, इस बच्ची की जो कहानी है, ये बहुत से लोगों को ध्यान से समझना चाहिए कि प्रेम जो होता है वो एक दिन का होता है, और उसके बाद जब सच्चाई आपके सामने आती है, फिर पता लगता है कि बहुत मुश्किल है सर। एक हम लोग पूरी नज़र रखेंगे, हम लोग हुँ, कोशिश करेंगे, लेकिन क्या हम कामयाब होंगे ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैंने ठीक भी है बहुत कोशिश, हाँ, कई देशों में सर जहाँ मैं राजदूत था, जब हमारे नागरिकों को बंदी बनाया, जाते थे उनसे मिलने कि बोलो क्या कर सकते हैं आपके लिए? तो कोई कहता था ये चिट्ठी मेरी पत्नी को दे दो, माँ को दे दो, ये कर दो, ये संदेश दे दो, फ़ोन करके, उनको तो फ़ोन अलाउड नहीं था, आप बात कर दी, तो हम मदद जितनी कर सकते हैं हम करते हैं। सर माफ़ी चाहते हुए एक और छोटा-सा डेवलपमेंट हुआ है, प्लीज़ जी, सर सो सॉरी जी, फॉर जी, दिस कि जी। रूस के एक जहाज़ को अमेरिका ने उस पे अटैक करके तो उसे गिरफ्त में ले लिया है। ये अटैक नहीं क्या किया, म उसको बोर्ड किया है, बोर्ड किया है। हाँ, वो कहते हैं कि इसमें इसको शैडो फ्लीट कहते हैं। ये ओके, कहते हैं कि ये वेनेज़ुएला के तेल को ले जा रहा था, कहीं इधर ले जा रहा था। ये किसी ने आरोप नहीं लगाया कि रूस ले जा रहा था। उन्होंने सिर्फ़ ये कहा है कि ये रूस से लिंक्ड है पानी का जहाज़। मैं भी अपना सिर खुजला रहा था कि क्या बात हो रही है। मेरा मानना है कि ये जो कर रहे हैं, रूस का बड़ा रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है कि भाई टाइगर ऐसे ना करो। हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने फिर ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की, तो अभी रूस से भी बयान आया, तो फिर हमें अपनी न्यूक्लियर ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। सो मेरा मानना है कि ट्रम्प साहब ने जो करना था वहाँ कर दिया है, यूरोप को बता दिया है कि मेरे में शक्ति है और मेरे मुखालफत कोई नहीं कर सकता। अगर आपने भी ज़्यादा पंगा लिया, रूस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करी, तो आपको भी ठोकूँगा और आप कुछ नहीं कर पाएँगे। वो करेगा यूरोपियन यूनियन, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये हथियार लाऊँगा, और ये ताकत नहीं है, नपुंसक हो। वो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, स्टार वॉर्स, स्टारबक्स, ऐसा कुछ, स्टार वार उसका नाम है। क्या हुआ? तो वो तो, हाँ, ऐसा ही कुछ नाम है। वो तो कहता है कि मैं रूस पे हमला कर दूँगा। यार तेरी 70-80 हज़ार की फ़ौज है, 200 को लड़ना आता है, बाकी के पेट इतने निकले हैं, वो क्या लड़ेंगे? तुमको रूस, अगर तुमने हमला करने की कोशिश की, वो 2 दिन के अंदर तेरे खत्म कर देगा ब्रिटेन को, न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल किए बिना। ये बेवकूफ़ हैं। वो क्या कहते हैं, ताकत तो है नहीं, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख़याल अच्छा है। तो ये हाँ, हम देख रहे हैं बेटा, और अब जो आपने ज़िक्र किया है, देखना पड़ेगा इसमें क्या होता है। लेकिन ये जो 2 इन्होंने कैरियर्स को पकड़ा है, इनके अंदर का क्या था, कहाँ जा रहे थे, किस पे बुरा असर पड़ेगा? चीन ने भी कुछ नहीं कहा ज़्यादा, ना रूस ने कोई धमकी दी है। कुछ उन्होंने कहा है कि अगर और करते जाओगे तो हम ठोकेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्थिति इतनी आगे बढ़ेगी। अमेरिका ने ये साबित करना था कि कहीं भी भागोगे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये उसने साबित कर दिया है। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला और देश की बात में आप जुड़े। आपकी आँखों से सर जो आँसू निकले वो वाक़ई पूरे देश में आपकी ही भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि उन बेवकूफ़ों को ये देख लेना चाहिए कि एक 75 साल का एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर चीज़ कमाई, किसी चीज़ की सर कमी नहीं है आपके पास। लेकिन उसके बावजूद भी देश प्रेम, देश मोहब्बत क्या होती है, वो आपने बताया है। और जो लोग देश के अंदर बैठकर यहीं का नमक खाते हैं और फिर नमक हलाली करते हैं, उनके लिए ये संदेश है कि आपको दीपक सर जैसे जो इस देश के एक ये कहूँ कि मैं एक मजबूत स्तंभ है, जो पूरी दुनिया में भारत की डंके को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। भारत क्या है, ये पूरी दुनिया आज दीपक सर के ज़रिए से सुनता है, तो 7 समंदर पार अमेरिका की आँखों से कानों से भी ना खून निकल जाते हैं, कि हाँ, मैं दीपक जी ने ये बोल दिया है। मैं ट्रम्प को फ़ोन करके कहता हूँ अभी। ठीक है सर। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे जय मातरम हिंद, सर। डंके की वंदे चोट मातरम। पर राष्ट्रवाद, खुश रहो, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। खुश रहो, आबाद रहो और आगे बढ़ते जाओ। हमारा धर्म है आगे बढ़ना। थैंक यू, भगवान आपके साथ बहुत-बहुत रहे। सर एक कमिटमेंट कर दीजिए आप दोबारा आएँगे कि नहीं आएँगे? हमारे दर्शक बहुत बुला इंतज़ार अब कर आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं तो आपका बेसब्री से इंतज़ार करूँगा सर, तो आपने जैसे कमिटमेंट ही कर आपका दिया, मैं समय भी मिलेगा। आपने किया, मैं भी कर देता हूँ। धन्यवाद, ठीक, मैं ज़रूर आऊँ प्रणाम सर।
जय थैंक हिंद। और अगर जय दीपक हिंद। सर के साथ हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र के बारे में और देश हित के बारे में बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आपका सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी होता है। और डंके की चोट पर जब कोई कहता है ना, तो दुश्मन भी बहुत बैठ जाते हैं। जैसे दीपक सर के दुनिया भर में दुश्मन बैठे हुए हैं ना, ऐसे भारत के साथ खड़ा होना आज की डेट में ज़्यादा मुसीबत वाला काम हो गया है। भारत के खिलाफ आप जर्मनी से भी बोलिएगा तब भी जर्मन शेफर्ड की तरफ से खूब दुत्कारा जाता है। खैर आपका सपोर्ट चाहिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। जय तो दोस्तों, देश की बात में आज आपने दीपक सर के साथ हमारी ये बातचीत सुनी। दीपक वोरा, फॉर्मर एम्बेसडर, जिन्होंने डंके की चोट पर दुनिया भर में जो चल रहा है उस पर बात रखी, और भारत कैसे इस मौके पर तटस्थ खड़ा है इसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि दुनिया भर में कैसे एशिया को निगलने की साजिश रची गई, लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी थे जो दुनिया के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत माता की जय, जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।